ये साल 2012 की बात है। सिडनी में काफी ठंड थी। 19 साल की एमिली की माँ बताते हैं कि मेरी बेटी को अक्सर महंगे महंगे गिफ्ट्स आया करते थे। एक बार हमने पुलिस में कंप्लेन की कि ये गिफ्ट कहाँ से आते हैं हमें नहीं पता। पुलिस ने हमारी कंप्लेन नोट की और हमें विद इन 15 डेज में इन्फॉर्म करने के लिए कहा। फिर एक शाम को मेरी बेटी को कुछ महंगे महंगे कूपन्स आए और इस बात की जानकारी मुझे तब तक नहीं थी। ये कूपन्स 3 आवर्स में एक्सपायर होने वाले थे, प्रोवाइडेड कि आप इनको वर्ल्ड स्क्वायर मॉल में शॉपिंग के लिए यूज कर सकते थे। मेरी बेटी गई, थोड़ी रात हो चुकी थी लेकिन वो फिर भी गई, चूंकि वर्ल्ड स्क्वायर मॉल हमारे घर से काफी नजदीक था। उसने वहां पे शॉपिंग की। मैंने 1 घंटे बाद से ही उसे फोन करना शुरू कर दिया था। स्टार्ट में तो उसने बताया सब कुछ ठीक है, और जब थोड़ी रात हो चुकी इसके बाद फिर मैंने अपनी बेटी को कॉल किया, उसका फोन बंद जाने लगा। मैंने उसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इमीडिएटली मैंने पुलिस को फिर से कॉल किया। पुलिस ने 1 साल के बाद बताया कि आपकी बेटी डार्क नेट पर किसी से बातचीत करती थी, लेकिन मेरी बेटी अब तक वापस नहीं आई। ये क्या है डार्क नेट? ये क्या है डार्क वेब? ये डीप वेब क्या है? क्यों अक्सर ये किसी न किसी क्रिमिनल रीजन से न्यूज में रहते हैं? हमें समझना पड़ेगा। सीक्रेट एजेंट्स की अगर हम बात करें, अगर आप लोग जेम्स बॉन्ड की फिल्में देखते हो तो अक्सर डार्क वेब की बात होती है, क्योंकि ज्यादातर जो कम्युनिकेशन है वो डार्क वेब से ही कंडक्ट होते हैं। डार्क वेब को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? क्या टॉर ब्राउजर के इस्तेमाल करके आप कोई भी गन खरीद सकते हो? इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें पता चलेंगे आज, बट सर्टेनली नॉट अबाउट एमिली, जिसका आंसर पुलिस के पास नहीं है तो वो हमारे पास कैसे हो सकता है? सो थैंक यू सो मच। हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको देखिए ध्यान से, और वेलकम ऑल ऑफ यू एट द कॉन्सेप्चुअल आईएएस। एंड एज अवर ट्रेडिशन गोज, फर्स्ट एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डार्क नेट। डार्क नेट के बारे में क्वेश्चन बताना है आपको, और ये जो पहला पॉइंट हमारे पास है कि आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगा डार्क नेट के बारे में। क्या ये सही है कि आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगा डार्क नेट यूज करने के लिए? दूसरा, क्या इसमें कोई वीपीएन की आवश्यकता होती है, यानी कि यूनिक वीपीएन की आवश्यकता होती है? आई डोंट नो। सब चीजें चेक करेंगे और आप मेरे को बाद में बताएंगे कि इनमें से क्या सही है और क्या सही नहीं है। ठीक है? मोर, ये कलर विजुअल नहीं है, आई थिंक दूसरा कलर चेंज करते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यस, दिस वन। ओपन वेब की तुलना में क्या इसमें कम गोपनीयता होती है? ये भी चेक करने की जरूरत है। अक्सर पत्रकारों द्वारा उपयोग किया जाता है। क्या डार्क नेट या डार्क वेब की बात करें तो ये अक्सर पत्रकारों, अच्छा चिंता नहीं करना, डार्क वेब एंड डार्क नेट में सब में क्या अंतर है आज सब आपको पता चलेगा। इसका उपयोग क्या गैर कानूनी है? सारी चीजें आज हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए, इसमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इसका आपको आंसर देना है। और अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं डार्क नेट के बारे में या डार्क वेब के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके इसको हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, यस, हम लोग डार्क नेट के बारे में बात कर रहे हैं। ये टॉपिक आज डिटेल में चलेगा, है ना? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, डार्क नेट। डार्क नेट
इज एन ओवरले। हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में बताया था। ओवरले मीन्स होता है कोई भी कवर्ड नेटवर्क है तो उसे हम डार्क नेट कह सकते हैं। लेकिन ये लेयरिंग किस प्रकार से होती है, फिर से एग्जांपल लो अनियन का। जैसे अनियन में बहुत सारे लेयर्स होते हैं ना, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, तो कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है डार्क नेट का। बशर्ते डार्क नेट जो है वो इंडिकेट करता है अंदर वाली लेयर को, ठीक है, अंदर वाली लेयर को डार्क नेट इंडिकेट करता है। और ये इंटरनेट में ही ऑपरेट होता है। मतलब ये अगर एक इंटरनेट की बात करी जाए तो ये इंटरनेट की बहुत अंदर की लेयर है। लेकिन कैसे हमें समझ में आएगा, उसके लिए कुछ एक स्लाइड्स और आपको देखनी पड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी और जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो भी यूनिक होगा। उसका जो ऑथराइजेशन है वो आपका यूनिक है, ठीक है। ऑफन यूजेस एज यूनिक कस्टमाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। यहीं से हम समझेंगे कि कैसे, अभी समझेंगे कि कैसे इसके लिए आपके पास एक यूनिक वीपीएन होना चाहिए। यूनिक वीपीएन क्यों होना चाहिए और उसकी क्या यूटिलिटी अलग से है, ये हम समझेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे। डार्कनेट जो टर्म है ये कॉइन किया गया था 1970s के टाइम में। उस समय हम इंटरनेट को अर्पानेट के नाम से जानते थे, जो कि गवर्नमेंट फंडेड था, अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड था और मिलिट्री और एकेडमिक नेटवर्क के यूज का था ये, ठीक है। अर्पानेट हम बोलते थे, आजकल इसी को हम इंटरनेट बोलते हैं और ये सिक्योरिटी पर्पज से यूज होता था। डार्कनेट एड्रेस की अगर हम बात करें तो डार्कनेट एड्रेसेस कुड रिसीव डेटा फ्रॉम अर्पानेट। मतलब करेंटली अभी इंटरनेट जो इसकी जगह आ गया है, तो इंटरनेट से हम इसमें डेटा एक्सेस कर सकते हैं, बट नॉट अपीयर इन नेटवर्क लिस्ट। ये नेटवर्क लिस्ट क्या है? जैसे आप गूगल में कोई चीज सर्च करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप डालते हो दी कॉन्सेप्चुअल IS, तो निश्चित तौर पे गूगल ने दी कॉन्सेप्चुअल IS नाम का कोई पेज है जो कि अपने लिस्ट में टैग कर रखा है, इसी वजह से ये सर्च हो रहे हैं। लेकिन डार्कनेट की जो एड्रेस होते हैं, देखो ये तो हमारा ओपन वर्ल्ड वाइड वेब है, इसलिए सर्च हुआ। डार्कनेट की चीजें जितनी हैं वो इस लिस्ट में नहीं होती, क्योंकि वो डार्कनेट की चीजें हैं, ओपन वेब की चीजें नहीं हैं। इसके दो मेन टाइप्स होते हैं, पीयर टू पीयर फाइल होस्टिंग सोशल नेटवर्क, दूसरा एनोनिमिटी। अब देखो इसमें क्या है कि कई सारे सोशल ग्रुपिंग्स होते हैं और ये लीगल है, ठीक है। ये सोशल ग्रुपिंग्स हैं और ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इनके कम्युनिकेशन को बीच में एक्सेस नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये इंस्क्रिप्टेड होता है। कल हमने बात करी थी इंस्क्रिप्शन क्या होता है। अगर आपको इंस्क्रिप्शन अभी भी नहीं पता तो आप हमारा साइंस टेक का यूनिट 1 का जो लेक्चर नंबर 4 है वो देखिए जाके, ठीक है। उसमें आपको पता चलेगा इंस्क्रिप्शन क्या होता है। इसमें एनोनिमिटी होती है, क्यों? बिकॉज प्रॉक्सी नेटवर्क होते हैं। एंड इसका एक एग्जांपल है टॉर। आप सभी लोग जानते होंगे टॉर ब्राउजर क्या है, टॉर नेटवर्क क्या है। टॉर का फुल फॉर्म है द अनियन राउटर, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसमें जो भी वेबसाइट्स होते हैं या मेल्स होते हैं वो डॉट अनियन पे खत्म होते हैं, ठीक है। डॉट अनियन पे, जैसे आप xyz.com बोलते हो, उसी तरह ये डॉट अनियन पे खत्म होते हैं। पॉपुलैरिटी की अगर हम बात करें कि डार्कनेट की पॉपुलैरिटी क्या है, तो द टर्म डार्कनेट was popularized by major outlets to associate Tor onion services when infamous drug bazaar सिल्क रोड यूज करना शुरू किया। मतलब सिल्क रोड जो है, जो कि एक फेमस ड्रग मार्केट था, है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। वो उसने डार्कनेट शब्द कॉइन किया और ये अपने आप को अर्पानेट से अलग करने के लिए, उस समय जो इंटरनेट था अर्पानेट से अपने आप को अलग यूज करने के लिए, अलग दिखाने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल करता था। डिस्पाइट द टर्मिनोलॉजी बीइंग अनऑफिशियल, ठीक है, ये टर्म अभी भी अनऑफिशियल है। जबकि टेक्नोलॉजी सच एज टॉर, I2P, फ्रीनेट वाज इंटेंडेड टू डिफेंड डिजिटल राइट्स। अब देखो
ये सारी टेक्नोलॉजी हैं। हमने अभी टॉर की बात करी, I2P की बात करी, फ्री नेट की बात करी, ठीक है। हम लोग इनके कॉन्सेप्ट के बारे में और थोड़ी सी बात करेंगे। इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने क्यों डिफेंड किया डार्क नेट को, मतलब डार्क नेट का बचाव इन्होंने इसलिए किया बिकॉज ये बोलते हैं कि ये सिक्योरिटी देता है, एनोनिमिटी देता है। एनोनिमिटी का मतलब ये है कि आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अज्ञात, 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 इसमें आप अज्ञात रहते हैं, एनोनिमस रहते हैं। इसमें सेंसरशिप रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज नहीं होती, कोई गवर्नमेंट बॉडी आपको सेंसर करने नहीं आ रही, ठीक है। और ये दोनों, अब ये प्रीलिम का आपके लिए पॉइंट है, लीगल, लेजिटिमेट या इलीगल, इलेजिटिमेट, दोनों उद्देश्यों के लिए यूज हो सकता है। इसलिए सीधे तौर पर अगर ये बोले कि क्या डार्क नेट इलीगल है, आंसर होगा नो। डार्क नेट इलीगल नहीं, डार्क नेट में आप क्या यूज करते हो वो लीगल या इलीगल है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये इस समय मई 2023 में कई न्यूज़पेपर और जर्नल्स में इसके बारे में स्टडी आई थी। इसके अलावा IMF ने भी अपनी रिपोर्ट इसमें पब्लिश करी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है। अब ये जो एनोनिमिटी की बात कर रहे हैं, तो ये लॉजिक क्या है एनोनिमिटी का, ये क्यों चाहते हैं लोगों की आइडेंटिटी अननोन रहे, अज्ञात रहे, तो उसके पीछे कुछ रीजन है। एनोनिमिटी का क्या आर्गुमेंट है, तो एनोनिमस कम्युनिकेशन बिटवीन व्हिसल ब्लोअर, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट एंड न्यूज ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग सुनते होंगे अक्सर न्यूज वाले बोलते हैं सोर्सेस से, कि हमारे सोर्सेस, इनको सोर्सेस कैसे मिलते हैं, कभी सोचा है आपने? देखो, डार्क नेट से ब्यूरोक्रेट अपनी इंफॉर्मेशन न्यूज चैनल को भेज देते हैं। बस बात यह होती है कि जो डेटा इनको दिया जाता है वो इस तरह का होता है कि उसे आप डिनाई नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि डेटा गलत है। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज वो डेटा का नेचर ही ऐसा है, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए न्यूज चैनल वाले पूरे भरोसे के साथ कि हमारे सोर्सेज ऐसा कहते हैं, डार्क वेब की डेटा का इस्तेमाल करते हैं। उनको डेटा देता कौन है? ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स मतलब IAS, IPS, ये लोग, है ना, ये लोग न्यूज भेजते हैं। ये बड़े पोस्ट में बैठे होते हैं, हायर पोस्ट में बैठे होते हैं वो, और कभी पता नहीं चलता है कि इनको कौन भेज रहा है। इसीलिए ब्यूरोक्रेट्स की सर्विसेज सेम होते हैं। इसका मतलब जो प्राइवेसी का लेवल है वो बहुत ज्यादा है, इसमें आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। इसीलिए अगर आपको MLE वाला केस हो तो ऑस्ट्रेलिया की, सिडनी की जो पुलिस है, इवन ऑस्ट्रेलिया की सीक्रेट एजेंसीज ने कभी पता लगाने में कभी सफल नहीं हुई कि हु किल्ड एन, या MLE को किसी ने मारा, या MLE का किडनैप हुआ, या MLE कहाँ गायब हो गई, ये कभी पता ही नहीं चला, ठीक है। इसके अलावा व्हिसल ब्लोअर कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं और गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन फॉर द गुड इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन लीक करते हैं। कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कोई गलत काम करने वाली है, उसके बारे में डेटा अगर लीक कर दिया जाए तो गवर्नमेंट वो गलत काम नहीं कर सकती। व्हिसल ब्लोअर का ये मतलब होता है। एक्टिविस्ट, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, वो लोग गवर्नमेंट के किसी बुरे इंटेंशन या किसी बिजनेस नेक्सस की वजह से किसी इल आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट को, या जनता के इंटरेस्ट में, या गरीबों के, महिलाओं के इंटरेस्ट में गवर्नमेंट के किसी प्रपोजल का विरोध करते हैं, तो वो सब एक्टिविस्ट होते हैं। जैसे फार्म बिल के केस में हम देखते हैं कि किसानों ने सरकार का मुखर विरोध किया 1 साल तक, तो किसान कार्यकर्ता थे, एक्टिविस्ट थे। उसी तरह जर्नलिस्ट का केस हम देखते हैं कि जर्नलिस्ट हमेशा जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिकली देखते हैं, और यही डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। तो अक्सर गवर्नमेंट जो है वो जर्नलिस्ट को बैन करने की कोशिश करता है, लेकिन जर्नलिस्ट अपने जो कम्युनिकेशन है उसको डार्कनेट के माध्यम से अगर कंडक्ट करते हैं तो सेफ रहता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें डार्कनेट पे पॉसिबल हो सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है कि ये जो स्कूप ड्रॉप, वो सिक्योर ड्रॉप है, ये भी अपने आप में डार्कनेट का ही एक चैनल है। तो इसके माध्यम से जर्नलिस्ट कम्युनिकेट करते हैं। अब देखो, मैंने आपसे कई सारे एग्जांपल बात करें, जैसे सिक्योर ड्रॉप जर्नलिस्ट यूज करते हैं आपस में कम्युनिकेशन, एक दूसरे से हैक प्रूफ रखने के लिए, ठीक है। और ये जो व्हिसल ब्लोअर हैं, एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये बोलते हैं कि इससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन रहती है। तो एनोनिमिटी के पीछे ये तर्क है कि इसलिए एनोनिमस कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है।
ये तर्क है। अब एनोनिमिटी की बात करें तो दुनिया में एनोनिमस कम्युनिकेशन कहां पे होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? उसका एक तरीका है कि 1 लाख यूजर में 1 लाख यूजर में कितने यूजर हैं जो टॉर का इस्तेमाल करते हैं, द अनियन राउटर है ना, टॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो ये इंडिकेट करता है मोर देन 200। इसका एग्जांपल क्या है? इटली इसका एग्जांपल है। 100 से 200 के बीच में यूज करने वाले कौन कौन से हैं? ये पैराग्वे, इसके अलावा कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं ये। एंड हाँ, इजराइल की बात करें तो वो भी मोर देन 200 में आएगा, ठीक है। ईरान की बात करें तो वो भी 100 से 200 में आएगा। तो ये कंट्रीज हैं जहां पे कि प्रति 1 लाख पर 1 लाख पॉपुलेशन में टॉर का इस्तेमाल ज्यादा है। और जरा देखिए कि 50 to 100 आउट ऑफ 1 लाख 50 to 100 किस में है? तो ये कुछ और कंट्री है जैसे रसिया, अमेरिका, है ना। इंडिया की क्या स्थिति है? कहाँ गए हमारा प्यारा भारत? ये है इंडिया, ठीक है। इंडिया के बगल में पाकिस्तान हमसे ज्यादा सिक्योर कम्युनिकेशन इस्तेमाल करता है, चाइना भी। अच्छा, रिसेंट में मैं आपको बताऊं, चाइना और रसिया ने ये प्राइवेट कम्युनिकेशन को बैन करने के लिए, एनोनिमिटी को बैन करने के लिए प्राइवेट वीपीएन का यूज प्रोहिबिटेड कर दिया है। अगर प्रीलिम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि किन कंट्रीज ने प्राइवेट वीपीएन का यूज करना बंद कर दिया है, तो वो रसिया और चाइना है। चाइना ने 2021 में, रसिया ने 2023 में। चाइना ने 2021 में और रसिया ने 2023 में इसको यूज करना बंद कर दिया, ठीक है। तो भारत की जो स्थिति है वो लेस देन 5 में है कि 5 to 10 में भारत है और लेस देन 5 में चाइना है। यानी कि 5 to 10 इंडिया में पर 1 लाख पॉपुलेशन में 5 to 10 अकाउंट हैं टॉर में। ये हमारा कुछ डेटा है। डार्कनेट आर बीइंग यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पजेस। कई सारे उद्देश्यों के लिए डार्कनेट का इस्तेमाल होता है। वो क्या है? टू बेटर प्रोटेक्ट प्राइवेसी राइट्स ऑफ सिटीजन, जिसको कि गवर्नमेंट मास सर्वेलेंस के माध्यम से रोकना चाहते हैं, ठीक है। जैसे एक पेगासस का इस्तेमाल तो अक्सर आरोप लगता है कि स्वयं गवर्नमेंट ने किया था। अब किया था या नहीं किया था ये अपने आप में अब तक क्लियर नहीं है इस बारे में, इसलिए उसके बारे में अभी कोई बात नहीं की जा रही है, ठीक है। कंप्यूटर क्राइम, अगर हम कंप्यूटर क्राइम को रोकने की बात करते हैं, जैसे कि क्रैकिंग, फाइल्स को क्रैक करना, करप्शन इत्यादि को, तो उन चीजों को रोकने के लिए, इसके अलावा प्रोटेक्टिंग डिसिडेंट्स, जो डिसेंट करते हैं, राइट टू डिसेंट की बात करते हैं, है ना, कि मतलब अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। तो उनके लिए, उनके कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए डार्कनेट का इस्तेमाल होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जो पॉलिटिकल रीजन से कोई मूवमेंट वगैरह स्टैब्लिश करना होता है, जैसे अरब स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो अरब स्प्रिंग के टाइम में डार्कनेट का बहुत इस्तेमाल हुआ था अपने कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए। फाइल शेयरिंग, पर्सनल फाइल्स, पोर्नोग्राफी, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, इलीगल और काउंटरफीट सॉफ्टवेयर, है ना, इन सारी चीजों के लिए भी डार्कनेट का इस्तेमाल होता है। इसमें कुछ लीगल है, कुछ इलीगल है। जैसे कॉन्फिडेंशियल फाइल्स ये लीगल है ना। काउंटरफीट सॉफ्टवेयर ये इलीगल है। इसके अलावा पोर्नोग्राफी कई कंट्रीज में लीगल है, कई कंट्रीज में इलीगल है। सेल ऑफ रिस्ट्रिक्टेड गुड्स जैसे ड्रग्स, गन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इन चीजों को पर्सनल कैपेसिटी में खरीदना या बेचना रिस्ट्रिक्टेड है। भारत के केस में तो रिस्ट्रिक्टेड है। तो वैसी कंडीशन पे डार्कनेट का इस्तेमाल होता है, ये इलीगल यूज है।
तो डार्कनेट का जो यूज है वो लीगल और इलीगल दोनों तरह से होता है। इसके अलावा व्हिसल ब्लोइंग के लिए इस्तेमाल होता है। जो व्हिसल ब्लोअर होते हैं, व्हिसल ब्लोअर कौन होते हैं, जो कि जैसे अभी हमने बताया, ये वो गवर्नमेंट या बिजनेस ऑफिशियल्स होते हैं जो अपनी कंपनी या अपनी सरकार की किसी बुरे काम को इल आइडेंटिफाइड टास्क को एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज करने का मतलब है कि वो जनता को बताते हैं कि ये आपकी सरकार या ये फला कंपनी ऐसा काम कर रही है, उन्हें हम व्हिसल ब्लोअर, ठीक है, सीटी बजाने वाला मतलब सचेत करने वाला, सचेतक। व्हिसल ब्लोअर मतलब होता है सचेतक, ठीक है। इलिसिट या इलीगल गुड्स की परचेज या सर्विसेज की परचेज के लिए, अभी जैसे मैंने एमिली वाला एग्जांपल लिया, तो उसमें भी डार्कनेट का इस्तेमाल होता है। सर्कमवेंटिंग नेटवर्क, सेंसरशिप, कई कंट्रीज जो हैं वो कई तरह की कम्युनिकेशन को सेंसर करते हैं कि ये कम्युनिकेशन नहीं किए जा सकते, तो उन चीजों को सरकम करने के लिए, मतलब बाईपास करने के लिए, कि सेंसरशिप से बचने के लिए, अगर आप अपने कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी फायरवॉल पॉलिसीज हैं उनको बाईपास करने के लिए अगर आप डार्कनेट का इस्तेमाल करते हो तो वो गवर्नमेंट की पकड़ से दूर रहता है, ठीक है। सेंसर, उनमें सेंसर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा डार्क वेब और डीप वेब में क्या अंतर है, तो पहले हम समझ लेते हैं ये वेब का स्ट्रक्चर कैसे होता है। जस्ट सेकेंड। ऐसे जैसे अगर हम ये बोलें कि ये पूरा वेब है, ये पूरा वेब है ऐसे, तो ये जो अपर पोर्शन है, इसके लिए कलर चेंज करते हैं, ये जो अपर पोर्शन है ये सरफेस वेब है। सरफेस वेब का मतलब ओपन वेब। इसमें आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो गूगल उन फाइल्स की लिस्ट बना के रखता है, इसीलिए जब आप उस पर क्लिक करो, चाहे पीडीएफ हो चाहे वेबसाइट हो, वो सारी चीजें उनमें क्लिक होती हैं। लेकिन अगर आप अपने फेसबुक मैसेंजर की बात करें, फेसबुक मैसेंजर की बात करें तो फेसबुक मैसेंजर को सर्च नहीं किया जा सकता क्योंकि वो डीप वेब है। वो क्या आएगा, डीप वेब, ठीक है। डार्क वेब क्या आएगा, डार्क वेब वो पार्ट आएगा जिसमें कम्युनिकेट करने के लिए इनस्क्रिप्टेड डेटा यूज होता है। इनस्क्रिप्टेड डेटा यूज होता है। इनस्क्रिप्टेड डेटा का मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच के कम्युनिकेशन को कोई थर्ड पर्सन कभी भी रीड नहीं कर सकता, कोई भी थर्ड पर्सन रीड नहीं कर सकता। डीप वेब में तो ये है कि चलो फेसबुक का अगर ओनर चाहे, फेसबुक के अगर एग्जीक्यूटिव्स चाहें तो आपके मैसेज को जाके रीड कर सकते हैं। मतलब डीप वेब में वो डेटा आएगा जिसमें पासवर्ड यूज होता है, ओपन नहीं है। पासवर्ड के माध्यम से वो, जैसे मान लीजिए आप कोई डॉक फाइल है माइक्रोसॉफ्ट के, आप किसी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पासवर्ड के माध्यम से आपने उसे प्रोटेक्ट किया है, तो ये डीप वेब का एग्जांपल है, ठीक है। सरफेस वेब में वो है जो आप सर्च करते हो और आ जाता है, बिल्कुल ओपन है, उसमें कोई पासवर्ड कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं आएगा। अब मेरे को कमेंट करके बताओ बैंक अकाउंट इन तीन में किस में आएगा, सरफेस वेब, डीप वेब या डार्क वेब? चलिए आपका आंसर है डीप वेब, क्योंकि आप उसके लिए पासवर्ड प्रोटेक्शन या किसी थंब प्रोटेक्शन का इस्तेमाल यूज करते हो, इसलिए, ठीक है। इसके अलावा और समझने की क्या जरूरत है कि टोटल इंटरनेट का केवल 4% ही सरफेस वेब के तौर पर इस्तेमाल होता है, जबकि आपको पता है बिलियंस ऑफ फाइल्स गूगल में है, बिलियंस ऑफ फाइल्स, लेकिन वो केवल 4% है। बाकी 96% इंक्लूड्स डीप वेब एंड डार्क वेब, ठीक है। डार्क वेब डीप वेब में अंतर क्या है, तो डार्क वेब डीप वेब का पार्ट है। डार्क वेब और डीप वेब दोनों इंटरनेट का पार्ट है, वेब का पार्ट है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट है। लेकिन डीप वेब वर्ल्ड वाइड वेब का वो पार्ट है जो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होता है, और डार्क वेब वो पार्ट है डीप वेब का जो न केवल पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होता है बल्कि इसमें साथ में कम्युनिकेशन इनस्क्रिप्टेड होता है। ये ध्यान रखना, इनस्क्रिप्टेड होता है, ठीक है। मतलब वो किसी प्रोग्राम लैंग्वेज में कम्युनिकेट हो रहा है और उसे
दो यूजर मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में हैक नहीं किया जा सकता। तो ये डार्क वेब का डिफरेंस है। इसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा है टॉर, सबसे फेमस, सिल्क रोड। देखो टॉर बहुत सारे पर्पजेस के लिए यूज होता है, इसमें लीगल और इलीगल दोनों पर्पज आते हैं। लीगल कौन से होते हैं, जैसे अपना आप प्राइवेट कम्युनिकेशन कर सकते हो, आपकी बातचीत कोई नहीं सुन सकता, ये एक तरीका है। इलीगल क्या है, जैसे आप इसके माध्यम से अगर गन परचेज करते हो तो वो इलीगल है, ड्रग्स परचेज करते हो तो इलीगल है। सिल्क रोड तो अपने आप में फेमस ही था ड्रग्स की तस्करी के लिए यूएस में, ठीक है। कुछ एक फैक्ट्स देखते हैं। टुडे ओवर 65,000 यूनिक यूआरएल एंडिंग .onion। .onion लिखा है, मतलब ये किसी न किसी डार्कनेट का ही मेल है, ठीक है। एग्जिस्ट इन टॉर नेटवर्क, कितना, केवल टॉर नेटवर्क में 65,000 से ज्यादा यूनिक यूआरएल हैं। अब ये यूनिक यूआरएल क्यों क्रिएट हुए, क्योंकि यूनिक वीपीएन रिक्वायर्ड होता है डार्क नेट के सॉफ्टवेयर। डार्क, देखो डार्क नेट इज नथिंग बट डार्क वेब। डार्क वेब जो है वो डार्क नेट का ही पार्ट है, ठीक है। डार्क नेट का जो वेब वाली लैंग्वेज जब भी हम बोलते हैं तो डार्क वेब कहलाता है। डार्क नेट एंड डार्क वेब आर सेम थिंग। अच्छा, 400 रैंडमली सिलेक्टेड .onion साइट्स को जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ओवर हाफ, मतलब आधे से अधिक लीगल है। तो क्या ये बताने के लिए मैंने आपको लाइन लिखी? नहीं, ये लाइन आईएमएफ ने यूज करी। ये सारी की सारी रिपोर्ट किस में है? आईएमएफ में। आईएमएफ ने सारे डेटा दिए हैं। तो ये बताने के लिए मैंने नहीं लिखा, बल्कि आपको ये समझना चाहिए कि आधे से अधिक लीगल हैं, मतलब ये कि नियरली हाफ या लेस देन नियरली हाफ इलीगल है, ये जानना था। क्योंकि आप बनोगे ब्यूरोक्रेट, ठीक है। अगर आप जाते हो कस्टम सर्विसेज में या रॉ में, आईपीएस ही रॉ में जाते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, या इंटेलिजेंस सर्विसेज में, आईपीएस वहां भी होते हैं इंटेलिजेंस सर्विसेज में, तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी किसके बारे में? डार्क वेब के बारे में। इसलिए यूपीएससी यहां से ही आपकी डार्क नेट के बारे में आपकी जनरल इंफॉर्मेशन चेक करता है, ठीक है। अब हम थोड़ा ऊपर आएंगे तो हमको थोड़ी चीजें समझ में आएंगे कि क्या है डार्क वेब, क्या है डीप वेब। सरफेस वेब सबसे पहले आपने समझा कि सरफेस वेब का वो पार्ट है जो विजिबल है, इंडेक्स्ड है। इंडेक्स्ड का मतलब यह है कि इनकी जो फाइल है वो एक इंडेक्स्ड में A to Z, वो गूगल या याहू या बिंग जो भी आप सर्च इंजन यूज करते हो सबके पास आपकी सारे डेटा इंडेक्स्ड हैं, तो उसे इंडेक्सेबल वेब कहते हैं या लाइट नेट कहते हैं, ठीक है। लाइट नेट वर्ल्ड वाइड वेब का ये वो पोर्शन है जो इजीली सर्च किया जा सकता है, गूगल या किसी न किसी सर्च इंजन में इंडेक्स्ड है, ठीक है। रेडीली अवेलेबल है फॉर जनरल पब्लिक, इसे जनरल पब्लिक आसानी से सर्च करके यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे गूगल और याहू। अब बात करते हैं डीप वेब की। देखो डीप वेब क्या है? डीप वेब इज इनविजिबल और हिडन पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि इंडेक्स्ड नहीं है गूगल में, लेकिन किसी स्टैंडर्ड वेब सर्च इंजन प्रोग्राम के माध्यम से, जैसे हमने बताया व्हाट्सएप मैसेंजर, या दूसरा एग्जांपल है फेसबुक मैसेंजर। देखो फेसबुक में अगर हम सिर्फ अकाउंट की बात करते हैं तो आपका अकाउंट गूगल में सर्च होता है, इसलिए वो ओपन वेब है। लेकिन मैसेंजर आपका नहीं सर्च हो सकता। मैसेंजर के बीच में क्या कम्युनिकेशन यूज है, अगर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो वो सर्च नहीं किया जा सकता है, देन दैट इज पार्ट ऑफ डीप वेब, ठीक है। सिंपली पुट, डीप वेब इज एनी पार्ट ऑफ नेट, मतलब नेट में डीप वेब कोई भी उस पार्ट को आप कह सकते हैं जो नॉट इंडेक्स्ड बाय सर्च इंजन, सर्च इंजन के द्वारा इंडेक्स्ड नहीं है, और जिसमें कोई न कोई पेवाल पासवर्ड प्रोटेक्शन यूज किया गया है। तो ऐसी कंडीशन को हम डीप वेब का एग्जांपल मान के चलते हैं। इसका एक एग्जांपल है ईमेल। जो आपका जीमेल है उसे आप गूगल में सर्च नहीं कर सकते। मतलब ये कि कोई xyz@gmail.com सर्च करेगा वो नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको जीमेल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और जीमेल के बाद भी आप किसी दूसरे का जो कम्युनिकेशन है वो रीड नहीं कर सकते अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है। फॉर इंस्टेंस, व्हेन यू लॉग इनटू योर फेवरेट वीडियो स्ट्रीमिंग साइट, जहां पे आप वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, तो उसके बाद भी आपको पासवर्ड चाहिए होता है जिसके माध्यम से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। या अगर आप अपना बैंक अकाउंट यूज
यूज करना चाहते हैं, बैलेंस चेक करना चाहते हैं, तो वो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डीप वेब। अब यहां से यूपीएससी के क्वेश्चन क्या निकलेंगे, ध्यान दो सब बातों में। यूपीएससी सिंपल एग्जांपल देता है या एक स्टोरी बता देता है और पूछता है ये अपने आप में किस वेब का पार्ट है, डीप वेब, डार्क वेब, ओपन वेब, या ऊपर से वो कहानी चेंज कर देता है कि आपका बैंक अकाउंट वो डार्क वेब में इस्तेमाल होता है, फेसबुक अकाउंट ओपन वेब में इस्तेमाल होता है, जीमेल डीप वेब में इस्तेमाल होता है या नहीं, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, गलत हैं, सही हैं। तो ये सब कुछ आपको समझने के लिए डार्क वेब और डीप वेब के लिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। डार्क वेब क्या है, अभी तक हमने डीप वेब की बात करी, डार्क वेब क्या है, वो डीप वेब का ही पार्ट है बट उसमें इंस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं टू प्रोवाइड ग्रेटर सिक्योरिटी, ये बहुत ज्यादा सिक्योर है, इंस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे अभी हमने एक दो सॉफ्टवेयर के बारे में बात भी किया है। डार्क वेब इज वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट दैट, अब देखो डीप वेब है मतलब वर्ल्ड वाइड वेब में है, दैट एग्जिस्ट ऑन डार्क नेट। डार्क वेब रिक्वायर्स एनोनिमस वेब ब्राउजर एंड अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक वीपीएन चाहिए होता है, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क चाहिए होता है, जिसके बाद ही आप टॉर या ऐसे किसी सॉफ्टवेयर को या ब्राउजर को एक्सेस कर पाओगे। चलिए जरा कुछ और डिफरेंस देखते हैं और चीजों को बारीकी से समझते हैं। इस केस के बाद आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए डीप वेब का एग्जांपल एंड डार्क वेब का एग्जांपल ध्यान से देखेंगे सभी लोग। चलिए रूटीन यूज कौन करता है, देखिए यूजर लॉग इन इनटू रूटीन वेबसाइट सच एज बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया, पर्सनल क्रेडेंशियल वाले जो अकाउंट होते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी डीप वेब का पार्ट हैं। डार्क वेब में क्या है कि जैसे टॉर प्रोजेक्ट है तो ये जर्नलिस्ट उसका यूज करते हैं, स्पेशली व्हेन दे आर वर्किंग ऑन सेंसिटिव स्टोरीज, ट्रैवलिंग इन फॉरेन कंट्रीज। तो जर्नलिस्ट फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं, किसी फॉरेन कम्युनिकेशन चैनल से या न्यूज चैनल से अगर वो बातचीत करते हैं, कोई किसी प्रकार की न्यूज के बारे में वो रिसर्च कर रहे हैं, खासतौर से उस न्यूज में कुछ क्रिमिनल कंटेंट इन्वॉल्व है, तो वैसी कंडीशन में उनको अपने डेटा को बहुत प्राइवेट रखना पड़ता है, बिकॉज उनकी लाइफ रिस्क में होते हैं, बिकॉज वो किसी और के डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्रिमिनल किसी के लिए भी हम्बल नहीं हो सकते। सिक्योर पेमेंट अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप डीप वेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो आप उसके ऐप के माध्यम से या उसकी वेबसाइट में जाकर, लेकिन वो आप गूगल से, देखो आप सीधे गूगल में नहीं जाते, मतलब गूगल में आपको वो ट्रांजैक्शन नहीं होता, गूगल से आप आईसीआईसीआई के प्लेटफॉर्म में जाते हैं और पेमेंट आईसीआई के प्लेटफॉर्म में होता है, ना कि गूगल के प्लेटफॉर्म में। ये बात समझने की जरूरत है, ठीक है। और आईसीआई का अपना वीपीएन भी हो सकता है, हाँ, लेकिन आपको यहाँ पे वीपीएन की जरूरत नहीं है, वो आप अपने आईसीआई के अकाउंट से ही आईसीआई को एक्सेस कर सकते हैं, या आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है तो वहां पे आप पेमेंट को यूज कर सकते हैं। सिंपल आपके पास पासवर्ड ऑथराइजेशन होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। दूसरा, फ्री स्पीच के केसेस में डार्क वेब का इस्तेमाल होता है, और खास तौर पे उन देशों में जहां पे ऑपरेसिव रिजीम होता है। ऑपरेसिव रिजीम का मतलब कि वहां के नागरिकों को स्वतंत्र बातचीत की ज्यादा परमिशन नहीं होती है, उदाहरण नॉर्थ कोरिया। काफी हद तक इसका एग्जाम्पल ईरान भी है, काफी हद तक, फुल नहीं, काफी हद तक, एंड देयर आर मेनी अदर कंट्रीज जहां पे कि डार्क वेब का इस्तेमाल अपने आप में ज्यादा होता है। टू सेफली ऑर्गेनाइज एंड स्पीक फ्रीली, डार्क वेब वाज क्रिटिकल फॉर प्रोटेस्टर्स अवॉइडिंग नेट सेंसरशिप ड्यूरिंग अरब स्प्रिंग। देखो अरब स्प्रिंग एक घटनाक्रम था, उसके बारे में हम आईआर की क्लास में अच्छे से बात करेंगे। तो उस समय डार्क वेब का बहुत इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ी सी ज्यादा डेवलप करने के लिए हम अरब स्प्रिंग पे जाने वाले हैं। आइए, अल जजीरा चैनल के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अरब स्प्रिंग के बारे में हम लोग देखते हैं, और चूंकि इन कंट्रीज में जहां पे अरब स्प्रिंग हुआ वहां पे सेंसरशिप बहुत ज्यादा था और कम्युनिकेशन को बैन कर दिया गया था। ऐसी कंडीशन पे अरब स्प्रिंग के दौरान डार्क वेब का काफी इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। एंड एक दो चीजें हम लोग इसमें और देखेंगे। Anniversary of the Arab Spring, but how much is there to celebrate?
Egypt, the country's first ever elected civilian president, Mohamed Morsi. चूंकि अरब स्प्रिंग का डेटा यहाँ पे हमारे लिए अभी उतना महत्वपूर्ण नहीं, बस हम ये बताना चाह रहे थे कि देखिए इस तरह से वहाँ पे डार्क वेब का इस्तेमाल हुआ है। सो दिस मच इज सफिशिएंट फॉर अस। अरब स्प्रिंग के बारे में और ज़्यादा हम डिटेल सम अदर टाइम डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग अभी फिलहाल अपने एजेंडे में चलते हैं। क्या अंतर है डीप वेब एंड डार्क वेब में? आइए, सेफ्टी की अगर हम बात करें तो सेफ्टी के लिए जिन क्लाइंट्स को सेफ्टी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉरपोरेट और गवर्नमेंट के विजल ब्लोअर। हमने इसके बारे में बात करी थी। इसका बहुत क्लासिक एग्जांपल विकीलीक्स का है। ठीक है, विकीलीक्स में जितनी भी फाइलें होती हैं वो डार्क वेब में ही उन पर रिसर्च होती है और उनका डेटा डार्क वेब के माध्यम से ही। ऐसा माना जाता है कि जूलियन असांज के पास कैपेसिटी थी बहुत सारी गवर्नमेंट के वेबसाइट्स को और गवर्नमेंट के डेटा को हैक करके डेटा एक्सेस करने का। इसलिए जूलियन असांज ने दुनिया की 3 लाख से ज्यादा, जिसमें सबसे ज्यादा अमेरिका के थे, कुछ ब्रिटेन की, चाइना की, इंडिया की, रसिया की, सब मिला के 3 लाख से ज्यादा फाइलों को लीक किया था, जो कि सिटीजन इंटरेस्ट में था। हाँ, अब देखो कोई भी गवर्नमेंट ये अपने बारे में चाहती नहीं, इसलिए अमेरिकन कानूनों के माध्यम से जूलियन असांज को बाद में अरेस्ट कर लिया गया। लंबी कहानी है, आईआर की क्लास में हम लोग वो वाली भी बात करेंगे। अगर हम कैंपेन्स की बात करते हैं, जो पॉलिटिकल कैंपेन्स होते हैं, सोशल कैंपेन्स होते हैं, तो वहां पर डीप वेब का काफी इस्तेमाल होता है। जैसे कि वेबसाइट डेवलपर्स अगर ये चाहते हैं कि जो वेबसाइट का कंटेंट डेवलप कर रहे हैं वो अपना डेटा कहाँ स्टोर करें, कहाँ पे रखें और उसे कोई दूसरा ट्रैक ना कर सके उनके कैंपेन को, तो डीप वेब का इस्तेमाल कर लेते हैं और नॉर्मली ये भी सेफ होता है। ठीक है, पेड सब्सक्रिप्शन डीप वेब में आप आसानी से देखते हैं कि पेवाल्स होते हैं जिनको नॉर्मली हाँ वही एक्सेस कर सकते हैं जिन्होंने उसके लिए पे किया है। इसका एक एग्जांपल है नेटफ्लिक्स। ठीक है, नेटफ्लिक्स में अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो इन दैट कंडीशन पेड कंटेंट की अगर हम बात करें तो वो डीप वेब का पार्ट है। प्रिवेसी की बात करें तो जैसे कोई विक्टिम है जो स्टॉकिंग का या किसी सिमिलर ऑनलाइन थ्रेट्स का विक्टिम, मतलब कोई सताया हुआ व्यक्ति, वो अक्सर डार्क वेब का इस्तेमाल करना पसंद करता है। क्यों? अगर वो ट्रैक करना चाहता है अपनी सिक्योरिटी के रीजन में, तो वो अपनी सिक्योरिटी की वजह से जो भी ट्रैकिंग एक्टिविटी करता है तो उसमें प्राइवेसी इंश्योर करने के लिए वो डार्क वेब का इस्तेमाल करता है। ठीक है, हाउ टू एक्सेस डार्क वेब सेफली। डार्क वेब को सेफली एक्सेस कैसे किया जा सकता है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये बताने का अपना उद्देश्य कोई आपको इलीगल एक्टिविटीज की तरफ धकेलना नहीं है, ये केवल अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए है। मतलब ये कि अगर आप डार्क वेब का इलीगल इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। आपको अवेयर कराया जा रहा है। उसका उद्देश्य ये है कि अगर आप ब्यूरोक्रेट बनते हो तो आपको पता होना चाहिए कि डार्क वेब को आप कैसे ऑपरेट करते हो, किस तरह से चीजें वर्क करती हैं, बस इसलिए, है ना। इलीगल एक्टिविटी करते हो तो उसके लिए आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल हो, ना कि हम। क्योंकि हम आपको ये बता रहे हैं कि डार्क वेब को सेफली कैसे इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो ये मैंने कंसेंट इसलिए अपनी बता दी कि आप जो ये ना बताएं कि अच्छा मैं या किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन ना करने जाए मेरे अगेंस्ट कि अच्छा मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि हाँ डार्क वेब को कैसे एक्सेस किया जाता है। तो इसके लिए जैसे मैंने एक बोला कि आपको एक वीपीएन कनेक्शन चाहिए। ये वीपीएन क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को वीपीएन कहते हैं। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को वीपीएन कहते हैं। अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की सर्विस क्या है? तो अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड्स प्रॉक्सी सर्वर टू हेल्प यूजर बाईपास इंटरनेट सेंसरशिप। देखो, जब प्रॉक्सी सर्वर आपके पास होता है तो आप इंटरनेट सेंसरशिप को बाईपास कर सकते हो। ठीक है, कोई भी इसमें ब्लॉकिंग नहीं की जा सकती, ये इसका एडवांटेज है। इसमें जो डेटा प्रोफाइलिंग नहीं की जा सकती आपके अगेंस्ट में, मतलब आपके अगेंस्ट में डेटा स्टोर करके आपके बारे में कोई प्रोफाइलिंग नहीं की जा सकती। मतलब यह है कि आपको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता किसी तरह के डेटा गैदरिंग के माध्यम से। आपके डेटा पे कोई फॉरेन अटैक नहीं किया जा सकता। इस तरह की जो सेफ्टी है उसके लिए आपके पास यूनिक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होना ही चाहिए। दूसरा, इसमें एक आप सिक्योर ब्राउजर होना चाहिए, जैसे टॉर ब्राउजर की हम बात करते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स, आपकी नीड किस तरह की है। जैसे इसमें
देखो मोर देन 100 ब्राउजर हैं, जिसमें कि करीब 10 हैं दुनिया में जो ज़्यादा पॉपुलर हैं। वो 10 ऐसे ब्राउजर हैं जो मोर देन 90% पर्पजेस के लिए यूज होते हैं, लीगल इलीगल सब। ठीक है, तो उन 10 में हम कुछ की बात करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन नीड की आपको आपकी आवश्यकताएं क्या हैं। जैसे आप सिर्फ प्राइवेट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हो, या आप किसी गवर्नमेंट से बचने के लिए कोई रिसर्च कर बचते हुए कोई रिसर्च करना चाहते हो, कोई न्यूज़ ब्रेकिंग के लिए, कोई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना चाहते हो सिटीजन इंटरेस्ट में, है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन में आपकी नीड क्या है, इस नीड को देखते हुए आप ब्राउजर का सिलेक्शन करते हो। फिर इसके बाद आपको अपना वीपीएन एक्टिवेट करना होता है। मेक श्योर दैट यू हैव डिसेबल्ड एनी अननेसेसरी सॉफ्टवेयर। देखो आपके फ़ोन में बहुत सारे के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके फ़ोन की दूसरी एप्लीकेशन की घटनाओं को रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होगा तो आपके उसमें डार्क वेब का जो ब्राउज़र है वो वर्क नहीं करेगा। वो आपको बार बार बोलेगा कि प्रोहिबिट करो 1 2 3 4 5 इन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में, तभी वो जो डार्क वेब है वो आपके कंप्यूटर में प्रोसेस करेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा है कि ब्राउजर में आप ऐड 1 कर लेते हो तो ये ऐड 1 नहीं चलेगा। अगर आप डार्कनेट यूज कर रहे हो तो ये ऐड 1 नहीं चल पाएगा। मतलब दो वेबसाइट्स आप डार्कनेट यूज करते समय नहीं यूज कर सकते। ओपन योर सिक्योर ब्राउजर। इसके बाद अपना सिक्योर ब्राउजर, जैसे आप टॉर तब आप ओपन करते हो, यहां से आप ओपन कर सकते हो। एंड मेक श्योर दैट इट इज फुली अपडेटेड। आपको जो ब्राउजर है अपडेटेड होना चाहिए, वो डेली अपडेट होता है, सिंपल बात यह है। फॉर द ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, सो दैट की सिक्योरिटी ज्यादा से ज्यादा हो सके। एंड अवॉइड चेंजिंग द साइज ऑफ योर ब्राउजर विंडो। जो आपका विंडो है उसका आप साइज बीच बीच में चेंज करना बंद करिए। अगर आप बीच बीच में चेंज करेंगे तो वो आपको नोटिफाई करेगा या आपका जो नेटवर्क है वो क्रैश हो सकता है। नेविगेट इन द डार्क वेब वेबसाइट। नेविगेट करने का मतलब जैसे आप गूगल में कोई, जैसे आप अपने जीमेल में कोई डेटा डालते हो ना, फिर आप एंटर मारते हो तो उसे ही नेविगेशन बोलते हैं। तो उसी तरह टॉर की वेबसाइट में आप अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड के माध्यम से नेविगेट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ रेगुलर टॉप लेवल डोमेन इट विल हैव डोमेन नेम। देखो ये रेगुलर जो टॉप लेवल डोमेन होते हैं ना वो इसमें काम नहीं करता है। रेगुलर डोमेन कैसे होते हैं, xyz@gmail.com, ठीक है ना, ये सब नहीं। तो ये .com नहीं चलेगा, ये .com डोमेन नेम है, .in डोमेन नेम है, .edu डोमेन नेम है ना। एजुकेशन के लिए edu होता है, इन इंडिया के लिए होता है, .com कमर्शियल पर्पजेस के लिए होता है, ठीक है। ac.in एकेडमिक पर्पजेस के लिए होता है इंडिया में, ac.uc यूएस अमेरिका में एकेडमिक पर्पजेस के लिए होता है। तो हम उनकी ये सब कुछ काम नहीं करेगा यहाँ पे .onion होता है, .onion होता है। एंड इट विल यूजुअली कंटेन रैंडम फ्रीक्वेंटली चेंजिंग सीरीज ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स। तो ये रैंडमाइजेशन इसमें होता रहेगा, वो नंबर ऑफ लेटर्स या डिजिट्स के माध्यम से। एंड .onion ऐसा कुछ इनका यूजर आईडी होगा, ठीक है। कुछ उसमें लेटर्स एंड नंबर्स दोनों हो सकते हैं। कुछ जैसे कि हमने बोला था कि कुछ पॉपुलर के हम एग्जांपल बात करेंगे। नॉर्मली इस बात के कम चांसेस हैं कि किसी छोटे मोटे एग्जाम में आएगा। जब भी ये आएगा यूपीएससी में आएगा, ठीक है, जब भी आएगा यूपीएससी में आएगा। क्योंकि डार्क नेट पे काफी रिसर्च चल रही है, डार्क वेब पे काफी रिसर्च चल रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव कि आप इन लोगों को थोड़ा थोड़ा जानोगे, क्योंकि जब साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कोई ऐसे लिखते हो या कोई भी मेंस का आंसर लिखते हो तो भी आपको एग्जाम्पल कोट करने के लिए ये टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे कि द हिडन विकी, ये डार्क वेब में लिंक्स तक अगर आप उनकी डायरेक्टरी तक पहुंचना चाहते हैं, डायरेक्टरी का मतलब जो भी नंबर ऑफ लिंक्स अवेलेबल होते हैं कि आप किस तरह के कॉन्टैक्ट डेवलप कर सकते हैं। जैसे जो इलिसिट यूजर होते हैं ड्रग्स के लिए, गन परचेज करने के लिए, लेजर गन परचेज करने के लिए, मिसाइल मटेरियल परचेज करने के लिए, है ना, न्यूक मटेरियल परचेज करने के लिए, इलीगल चीजों में कई तरह के होते हैं, ठीक है, ट्रैफिकिंग के लिए, वीमेन की ट्रैफिकिंग, मेन की ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा। तो उन सारी चीजों में जो लिंक्स होते हैं ना, लीगल और इलीगल सभी तरह के, वो यहाँ पे होते हैं। तो उसके लिए द हिडन विकी नाम का आप ब्राउजर यूज करते हैं। डकडकगो टॉर का है। जब भी आप टॉर के पेज में जाएंगे, हम एक एग्जांपल के तौर पे दिखाएंगे, सारे नहीं, तो उसमें जो भी आप लिखेंगे तो वो साथ में डकडकगो अपने आप लिखा हुआ वो आपको मिलेगा, ठीक है। हिडन आंसर किसके लिए होता है, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो विच इन्वॉल्व सिक्रेसी। प्रो पब्लिका, जिसमें कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने पनामा पेपर्स का डेटा लीक किया था ना, जिसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या, इन सब का नाम है, पनामा पेपर्स। कई सारे
बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का नाम है इसमें, तो उनके बारे में और कई सारे न्यूज के और बिजनेस क्लास के जो रिच पीपल हैं उनका पनामा पेपर्स में नाम आया था, जिसकी रिसर्च इंडियन एक्सप्रेस ने करी थी। तो वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए आपको जो सीक्रेट डेटा है वो यहां पे मिलता है, किसमें, प्रोपब्लिका में। इसके अलावा सिक्योर ड्रॉप, जैसे मैंने बोला था कि एक्सचेंज बिटवीन न्यूज आउटलेट्स एंड एनोनिमस सोर्सेज। अब ये एनोनिमस सोर्सेज कैसे है, जैसे आप समझो कि उदाहरण इसका एक लेते हैं, मान लो यूपी के एक्स डीजीपी हैं या डीजीपी हैं, हम एक्स का नाम लेते हैं चूंकि वो वर्किंग नहीं है, ठीक है, तो उनका नाम लेना ठीक होगा, किसी वर्किंग का नाम लेना ठीक नहीं होगा, जो अभी जॉब में है उनका नाम लेना ठीक नहीं होगा। मान लीजिए कि यूपी के एक्स डीजीपी हैं तो विक्रम सिंह, ये अगर किसी न्यूज चैनल को कोई इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं गवर्नमेंट की किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को जिसे सरकार छिपा रही है, या दूसरा कोई ब्यूरोक्रेट या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट छिपा रहा है, तो एनोनिमस तरीके से सिक्योर ड्रॉप में वो अपना मैसेज ड्रॉप कर देते हैं और जिस न्यूज चैनल को चाहेंगे उस न्यूज चैनल तक वो डेटा पहुंच जाएगा। इसके लिए जरूरी ये होता है कि अक्सर न्यूज के जो टॉप एडिटर्स होते हैं या टॉप मैनेजर्स होते हैं उनका इन ऑफिशियल से रिलेशन अच्छा होता है। लेकिन चूंकि न्यूज के बहुत सारे न्यूज चैनल के जो मैनेजर एंड एडिटर हैं उनके बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से रिलेशन होता है, इसलिए वो कभी स्टैब्लिश नहीं कर पाते कि उनको डेटा भेज कौन रहा है, और ये सीक्रेटली डाटा जो है न्यूज आउटलेट तक पहुंच जाता है, यानी कि न्यूज चैनल तक पहुंच जाता है। की बेस, ये सिक्योर फाइल शेयरिंग के लिए है। जीरो बिन, ये इंस्क्रिप्टेड डेटा शेयर करने के लिए है, किसमें, डार्क वेब में। राइज अप, सिक्योर ईमेल सर्विसेज के लिए राइज अप है। एक्टिविस्ट अक्सर इसका यूज करते हैं, जो वर्ल्ड लेवल पर एक्टिविस्ट होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं राइज अप का। द हिडन वैलेट, ये डिजिटल वैलेट है जिसमें क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल होता है, ये सब लोग याद रखना, ठीक है। क्रिप्टो करेंसीज के लिए कौन सा है, हिडन वैलेट, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज न्यूज में है इसलिए इंपॉर्टेंट है। जब आप टॉर के पेज में जाते हो तो ऐसा कुछ पेज दिखाई देता है, फिर आप इस ब्राउजर को डाउनलोड करते हो, ये टॉर का, ये ऑपरेट किस पे करेगा, विंडोज में, एप्पल में एंड लाइनक्स में, एंड्रॉयड में, सब में ये ऑपरेट करता है, ठीक है। ये टॉर का ऑफिशियल ब्राउजर का पेज है। फिर अगर हम कुछ स्टडीज की बात करें तो कुछ देख लेते हैं कि डार्कनेट में कैसे कंटेंट किस तरह के हैं। देखो, चूंकि रिसेंट डेटा अभी हमारे पास नहीं है, तो ये डेटा कब का है, 2012 का। हम 2012 के डेटा के आधार पर चीजों को समझने के लिए कोशिश करेंगे। लेटेस्ट डेटा जब आ जाएगा तो उसमें हम एक छोटा सा क्लिप 5 से 10 मिनट का बना के वो अपने नर्व वाले सीरीज में, आप लोग नर्व सीरीज भी देखना, नर्व सीरीज जो है प्रीलिम के, ये हमारे ही द कॉन्सेप्चुअल आईएएस में है। तो एक दूसरा प्लेलिस्ट है नर्व, जिसमें कि छोटी सी न्यूज होती है 5 से 8 मिनट की, जो कि बहुत स्पेसिफिक होती है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो देखो, लीगल मैटर्स में 47% यूजेस थे, आईएमएफ की स्टडी ऐसा बताती है, ठीक है। एंड साइड डाउन के लिए 17%, ड्रग्स के लिए 12% यूजेस ड्रग्स के लिए है, एक्सप्लिसिट यूजों के लिए 6.8% है जो इलीगल है, एंड 6.5% मल्टीपल कैटेगरीज में है इलीगल, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स में इलीगल एक्टिविटीज के लिए 3.2% है, लीगल केवल 47.7%, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी इलिसिट एक्टिविटीज हैं जिनमें 1.5% यूजेस है, हैकिंग एंड एक्सप्लॉइट्स के लिए 1.3% है, फ्रॉड के लिए 1.3% है, एक्सप्लॉयटेशन 1%, डाउनलोडेबल 0.5%, एक्सट्रीमिज्म में 0.2%। इसलिए हम ये कह सकते हैं, देखो नेचर कितना है, आतंकवादी 100 भी ज्यादा है, इसलिए ये 0.2 को आप छोटा मत मानो, ठीक है। मतलब एक्सट्रीमिज्म वाज प्रेजेंट, ये हमारी की फाइंडिंग्स है, ये हमारी जो की फाइंडिंग्स है इस स्टडी की, वो ये कहता है कि एक्सट्रीमिज्म है, आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल होता है डार्क वेब का। ड्रग्स आर पॉपुलर टॉपिक, डार्क वेब में ड्रग्स के बारे में परचेज, सेल एंड कॉन्टैक्ट्स अपने आप में एक पॉपुलर टॉपिक है। पोर्नोग्राफी प्रोमिनेंट है, बट पूरी की पूरी पोर्नोग्राफी इलीगल है ऐसा हम नहीं कह सकते, कहीं क्योंकि कहीं कहीं पे कुछ कंट्रीज में इलीगल भी है, इसलिए ये हम नहीं कह सकते कि ऑल पोर्नोग्राफी इज इलीगल अंडर डार्क वेब, नो, बट मोस्टली यस। एनोनिमिटी डज नॉट मीन्स क्रिमिनलिटी, ये पाया गया डार्क वेब में, क्योंकि एनोनिमिटी के लीगल मैटर कितने हैं, 47.7%, 43% से ज्यादा डार्क वेब कंटेंट
जो एनोनिमिटी के लिए यूज किए जाते हैं, बट वो लीगल हैं। ठीक है, चलिए एक पल के लिए हम ये IMF का भी पेज देख लेते हैं। देखिए IMF बोलता है कि इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट डिसेंडेंट इट हैज आल्सो क्लॉग्ड इलीगल एक्टिविटी। मतलब ये कि इसका जो इस्तेमाल किया गया था वो डिसिडेंट कौन होते हैं, जो अपने डिसेंट के लिए, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, विसल ब्लोअर एंड मेनी अदर पीपल। तो वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इलीगल एक्टिविटीज भी के लिए भी डार्क वेब का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा, कुछ ग्रे एरियाज हैं। ठीक है, ये ग्रे एरियाज वाली बात हमने अभी बात करी है पीछे, सेम कंटेंट यहाँ पे भी है। एंड इसके अलावा कुछ पॉलिसी एंड शैडोज हैं, मतलब ये कि पॉलिसीज जो हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। नीड फॉर न्यू रेगुलेशन, ये IMF नई रेगुलेशन के बारे में कुछ सजेशन कर रहा है। ठीक है, हम इस पेज के रिगार्डिंग एक अलग से बनाएंगे मीन्स स्पेसिफिक डेटा के लिए अंडर द टॉपिक इन आवर डिफरेंट प्लेलिस्ट। अभी के लिए इस पेज में इतना काफी। एंड हाँ, हमारा जो क्वेश्चन था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डार्क नेट, तो एक मिनट, चलिए हम उसके आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, डार्कनेट के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है, तो इसमें आधारित पंजीकृत आवश्यक है? नहीं। अद्वितीय VPN की आवश्यकता है? यस। ओपन वेब की तुलना गोपनीयता कम है? नो, गलत है, ज्यादा है। अक्सर पत्रकारों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? यस। इसका उपयोग करना गैर कानूनी है? नो। तो मतलब कितने सही? नो, केवल ये गलत है, हटाइए। कितने सही? ओनली 2। ठीक है, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नॉट ओनली 3। ठीक है, ये भी गलत है। आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। एंड आगे हम कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज पे बात करने वाले हैं, वियरेबल डिवाइसेस की बात करने वाले हैं, स्मार्ट वॉचेस की बात करने वाले हैं, स्मार्ट ग्लासेस की बात करने वाले हैं। तो बने रहिए कॉन्सेप्चुअल IAS के साथ। एंड वी रिक्वायर लिटिल बिट ऑफ योर सपोर्ट रिगार्डिंग sharing our videos. If you like, please do subscribe, and thank you so much. You can join Telegram. Thank you so much. Have a nice time.